करवाऊंगा तो चीजें आपको आसान लगेंगी। सुनिए ध्यान से, यू हैव टू फाइंड आउट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट से रिलेटेड कितनी एनर्जी होगी, और फिर हम चले जाएंगे कहां पे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पे, क्योंकि एनर्जी वर्ड जो आ रहा है ना, वहां पे कनेक्ट करेगा तुम्हें जाके। तो अगर मैं बात करता हूं तो एक एटॉमिक मास यूनिट डिस्कस करेंगे। वर्ड जो है सर वो हमने क्या करना है, दो छोटी छोटी सी टर्म हमने डिस्कस करनी है और एक कंसेप्ट हमने पढ़ना है। पहले मैं कंसेप्ट से रिलेटेड बातें जो है वो कर रहा हूं कि काम जो है वो हमने क्या करना है कि हमारे पास दो परिवार हैं, ठीक है, चीजों को हम कनेक्ट करते हुए चल रहे होंगे और काम करना क्या कुछ है उस पर ध्यान से समझेंगे कि एक जो है वो फैमिली नंबर 1 है और इस फैमिली की जो इनकम है सर वो है 50,000। इस फैमिली की जो इनकम है सर वो कितनी है, 50,000 है, ठीक है। एक जो परिवार नंबर 2 है, दूसरी जो फैमिली है सर उसकी इनकम जो है वो कितनी है, 1 लाख रुपए है। कौन सी ज्यादा स्टेबल, 1 लाख वाली ज्यादा स्टेबल है। अगर इस बात को मैं कहना चाहूं, अब दूसरा फॉर्मेट अगर मैं इसमें ऐड करूं तो सर इस फैमिली में जो है ना वो 2 मेंबर हैं। इस फैमिली में कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, और इस वाली फैमिली में जो है सर वो 5 मेंबर हैं। अब कौन ज्यादा स्टेबल, समझ आ गई बात, ठीक है। यही बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए, बस इतनी सी बात जो है ना वो हमने डिस्कस करने के लिए आज हम आए हैं कि सर आप 50,000 और लाख रुपए जो बता रहे हो ना वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर क्या कर रहा है, जब आप मेंबर्स बताओगे तब हम मैटर कर पाएंगे। क्योंकि इसमें अगर मैं बात करता हूं तो 50,000 और इसमें जो है वो क्या है, 1 लाख, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं कि विच वन इज मोर स्टेबल, तो आपका आंसर था 1 लाख, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए था सर, हम नहीं बता पाएंगे। आप पहले फैमिली मेंबर्स की संख्या बताओ, उसके अनुसार हम चीजें जो है वो बता पाएंगे। तो जब मैंने आपको क्या बताया, ये 2 मेंबर बताए, तो आपने आंसर जो है वो अपना चेंज कर दिया। आपने क्या कहा, 25,000 पर मेंबर। एक मेंबर का जो हिस्सा आ रहा है, एक मेंबर का हिस्सा जो है वो कितना है, 25,000 है। यहाँ पे एक मेंबर का 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 पर मेंबर, कि एक मेंबर का जो हिस्सा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20,000 रुपए आ रहा है। समझ पा रहे हो, मान लो इसमें 10 मेंबर होते तो 10,000 रुपए पर मेंबर के हिसाब से बनता। तो आप जो स्टेबिलिटी बताते हैं, स्टेबिलिटी किसके हिसाब से बताते हैं, एक मेंबर के हिस्से में रुपए कितने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो है अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, ये 1 लाख रुपए हैं और यहाँ पे जो बंदे हैं वो कितने हैं, 10, तो ये जो पैसे हैं ये कितने हो जाते, 10,000 पर मेंबर। कौन ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहां पे हर मेंबर के हिस्से में जो खर्चा आ रहा होगा वो कितना, 25,000 आ रहा होगा, सही है। मतलब इट इज नॉट द टोटल इनकम विच डिसाइड्स द स्टेबिलिटी, बट इट इज द टोटल इनकम पर मेंबर। हर बंदे के हिस्से में जो अमाउंट जा रही है वहां से पता चलता है किसका, स्टेबिलिटी का। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या, कि हमने कल एक कंसेप्ट पढ़ा, वो क्या था, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था। हमने कल क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब एक की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कम है और एक की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा। बताओ कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, सर नहीं बता पाएंगे। आप क्या बताओ, सर हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो हर न्यूक्लियोन के हिस्से में आ रही है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन आपको बताना पड़ेगा। मतलब कि हम टोटल से वैल्यू से स्टेबिलिटी चेक नहीं करेंगे, हम किससे चेक करेंगे, पर हिस्से में जो आ रही है वैल्यू उससे चेक करेंगे। दोबारा से डिस्कस करते हैं काम को, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वाला अगली स्लाइड पे हम काम करेंगे। अभी के लिए तुम क्या जानो कि सर मैंने क्या बताया, एक परिवार की इनकम कितनी है, 50,000, दूसरे की कितनी है, 1 लाख। स्टेबिलिटी बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, नहीं बता पाएंगे सर। क्या बताओ, पहले मेंबर्स बताओ। इसमें मेंबर कितने, 2, उसमें मेंबर कितने, 10। तो हर एक के हिस्से में जो पैसा आया वो कितना है, 25,000, और वहां पे हर एक के हिस्से में जो आया वो कितना, 10,000। टोटल तो वहीं ज्यादा था, लेकिन क्या टोटल जाना होने से स्टेबिलिटी ज्यादा है, नहीं है। स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा जहां पे पर एक का हिस्सा ज्यादा आता हो। तो वही चीज जो है वो हम जानेंगे, और वो चीज जो है वो हम क्या जानेंगे कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, जो बात मैं करने जा रहा हूं आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले जो बताया गया वो बताया गया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के, कि जितनी ज्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियस स्टेबल होगा। लेकिन ये बात बाद में जाके क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि ये बात जो है वो आपने कहां से ही कंपैरिजन करना है। मैं एग्जांपल के साथ बात करूंगा आपसे कि सर पहले आपसे पूछा गया कौन ज्यादा स्टेबल, तुमने जवाब क्या दिया, 1 लाख। लेकिन थोड़ी देर के बाद तुम कहां चले गए, 50,000 वाले पे चले गए। क्यों, क्योंकि जब आपने हर एक का हिस्सा चेक करा तो आपको कौन सा ज्यादा लगा, वो वाला ज्यादा लगा, ठीक है। तो पहले जो बात बताई गई वो क्या, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होंगे जिनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा। लेकिन ये बात बाद में क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि जब इनको न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड करा गया, एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो क्या है, जिसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ आ रही है उत्तम बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सर ये तो टोटल एनर्जी है,
टोटल एनर्जी के ज्यादा होने से काम नहीं चलेगा, जो एनर्जी प्रत्येक के हिस्से में जा रही होगी उसके ज्यादा होने से क्या ज्यादा होगा, न्यूक्लियस स्टेबल ज्यादा होगा। ठीक है कि सर टोटल इनकम ज्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इनकम प्रत्येक के हिस्से में जो जा रही है वो ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई ये बात कि पहले आपसे पूछा कौन ज्यादा, तो वो वाला ज्यादा बताया, अगले ही स्टेप में तुमने क्या कह दिया, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल तो बेशक कम था, लेकिन जो हर एक के हिस्से में वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, ज्यादा थी। ये वाला न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये बात जो है वो आज आप पढ़ने के लिए जो आए हो वो हम डिस्कस आज इसी कंसेप्ट को करेंगे कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा एनर्जी होने से ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, वो एनर्जी जो हर एक के हिस्से में जा रही होगी उसके ज्यादा होने से ज्यादा होती है। समझ आ गई ये बात कि सर 50,000 बेशक से टोटल में कम था, लेकिन जो हर एक मेंबर के हिस्से में वैल्यू जा रही थी वो क्या थी, ज्यादा थी। तो ये वाले ज्यादा स्टेबल हैं और ये वाले कम स्टेबल है। सही है कि उसमें लाख रुपए टोटल तो हैं, लेकिन वो लाख कितनों में बट गए हैं, 10 में बट गए हैं, तो हर एक का हिस्सा कितना बन रहा है, 10,000। और इसका ज्यादा होना स्टेबिलिटी शो नहीं करता है। स्टेबिलिटी शो कौन करता है, हर एक मेंबर का ज्यादा हिस्सा आना स्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है, ये बात जो है ना वो हमें समझ में आ रही है, इससे रिलेटेड काम जो आज वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, काम को बिल्कुल बेसिक से शुरू करने की कोशिश करते हैं, सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। काम करना है क्या है सर, पहला वर्ड जो आज हमने यहाँ पे शुरू करना है, अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी को आइसोटोप्स पता है। पता है आइसोटोप, वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं, सेम, या सेम एलिमेंट है, मास नंबर क्या है, अलग है। ठीक है, वो क्या होते हैं, आइसोटोप। आइसोबार पता है, आइसोबार अलग अलग एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मास नंबर क्या होंगे, सेम रहेंगे। आइसोटोन्स पता है, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, चलो पहले इनको ही शुरू कर लेते हैं। वर्ड लिखें आइसोटोप्स, हेडिंग डालें आइसोटोप्स। बहुत ही बेसिक डिस्कशन जो है वो आज हमने करना है, कल और इसके बेसिस पे काम करेंगे और हमारा न्यूक्लियाई जो है वो खत्म हो जाएगा। हेडिंग डालें आइसोटोप्स, आइसोटोप्स लिखें, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element which are having same atomic number, which are having same atomic number but different mass number, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट भी सेम ही रहेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कार्बन के लिए, तो कार्बन के दो आइसोटोप, कार्बन है तो एटॉमिक नंबर तो क्या ही रहना है, 6। एक बार जो ये किस में होता है, 14 में, और एक किस में होता है, 12 में। तो ये दोनों जो है वो क्या कहलाएंगे, आपस का आइसोटोप कहलाएंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिखते हैं तो 3 होते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन 1H1, प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है, और क्या होता है, ट्रीटियम होता है। तीनों में एलिमेंट क्या है, सेम, एटॉमिक नंबर भी क्या है, सेम, लेकिन मास नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ये जो है वो आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, उतार लो ये एग्जांपल। बस ये है कि बाई चांस ना याद आए टाइम पे तो उसके लिए बता रहा हूं, अदरवाइज आप जानते हैं इन सारी बातों को। ठीक है, ये जो है वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। फिर नाम जो है वो क्या आता है, आइसोबार्स आता है। आइसोबार के बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे दीज आर atoms of different elements, these are atoms of different element, these are atoms of different element which have atoms of different element which have different atomic number, which have different atomic number but same mass number, जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन के लिए ले लेते हैं और किसके लिए ले लेते हैं, नाइट्रोजन के लिए। ये क्या है, 614 पे अवेलेबल है, और ये किस में होता है, 714 पे अवेलेबल है। एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, एलिमेंट भी क्या है, डिफरेंट, लेकिन मास नंबर क्या है, सेम। ऐसे ही आर्गन और कैल्शियम का ले लेते हैं। आर्गन 18 पे क्या शो करता है, 40 को, और कैल्शियम भी 20 पे क्या शो करता है, 40। दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट।
एटम भी जो है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है, सेम। ये क्या कहलाते हैं, आइसोबार। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये, तो कोई बड़ी बात हो ही नहीं रही है इसके बारे में। डन, चलें भाई, ये काम कर लिया। देन इज योर आइसोटोन्स। अगला नंबर जो है वो किसका है, आइसोटोन। एन आया हुआ है, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स की संख्या से रिलेटेड है। आइसोटोन्स लिखें, दीज आर एलिमेंट्स which are having, these are elements which are having same number of, these are elements which are having same number of neutrons, जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो सोडियम है 11 और क्या है 23, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होता है 12 और 24। तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे 12 है। यहाँ पे भी बात करूं तो इनका डिफरेंस करूंगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 12। दोनों जगह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम है तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं। सही है इतनी बात। ये काम जो है ना वो आपने करना है, करें जल्दी, शाबाश। चलिए जी, ये काम जो है ना वो आपने कर लिया, डन है इतनी बातें। इसके बाद जो बात है वो आपने क्या लिखना है, एक टेक्निकली टर्म है, हेडिंग डालो एटॉमिक मास यूनिट। हेडिंग डालेंगे, एक नंबर के लिए डिफाइन करने के लिए पेपर में आ सकती है। और वर्ड जो है वो हमने क्या लिखना है, सुने सारे बच्चे ध्यान से। वर्ड जो है सर वो हमारे पास है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कह लो, या एक वर्ड जो है इसको एएमयू कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार इसके बारे में हम बात करेंगे। वर्ड है एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को ही जो है वो हम क्या कह देते हैं, यूनिफाइड मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कह लो, या वर्ड जो है वो क्या है, यूनिफाइड मास यूनिट वर्ड जो है ना वो हम यूज करते हैं। ठीक है जी, तो काम जो हमने क्या करना है, वर्ड है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर हम क्या कहते हैं इसको, यूनिफाइड मास यूनिट। इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसके अनुसार इस रिजल्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे काम करना क्या है। वर्ड जो है सर वो क्या होता है, इट इज 1/12 मास ऑफ, सारे बच्चे ध्यान से समझे, बाद में उतारेंगे, टाइम दिया जाएगा आपको। इट इज 1/12 मास ऑफ, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सुनो भी ध्यान से, कार्बन 12 एटम है, मतलब कि कार्बन के दो आइसोटोप पढ़े हैं ना आपने, एक तो कार्बन क्या था 14 और एक क्या था कार्बन 12। तो कार्बन 12 वाले का कितना करना है, 1/12। अगर आप कार्बन 14 लेना चाहते हो तो उसका क्या करना पड़ेगा, 1/14 करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इसके अंदर 3 वर्ड हैं और इन तीनों वर्ड को आप अगर समझ जाते हैं तो आपका काम डन हो जाएगा भाई। ठीक है, काम जो सबसे पहले तो क्या है, कार्बन 12, कि कार्बन का कौन से वाला आइसोटोप लेना है, 12 वाला। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं। ठीक है, उनसे फिर हम क्या जाएंगे, एक एटम पे जाएंगे, और एक एटम के बाद जो है सर हम क्या कर रहे होंगे, 1/12 कर रहे होंगे। ये 3 काम जो है वो आपने समझने हैं, सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। कि एक मोल जो है, सुने ध्यान से, कोई बच्चा उतारे नहीं भाई, हमें क्या पता है, एक मोल, एक मोल का मतलब कितना, 6.022 10⁻⁴ कितना 23। इतने सारे एटम्स जो हैं हैज मास, इतने सारे एटम जो हैं उनके पास जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, 12 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, ये बात जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। कार्बन 12, कार्बन 12 लिया है तो कार्बन 12 का मास कितना होता है, एक मोल का 12 ग्राम होता है। ठीक है, अगर मैं बात करना चाहूं तो कार्बन 14 लेता तो यहां पे कितना मास लिखता मैं, 14 ग्राम लिखता। ठीक है, दो आइसोटोप है ना, एक कौन सा है, एक जो है वो हमारे पास कार्बन 12 वाला है और एक कौन सा है, कार्बन 14 वाला। कार्बन 12 वाला लेना है तो इतने सारे एटम्स के पास, एटम्स हैज मास, इतने सारे एटम्स के पास मास कितना है, 12 ग्राम। ये बात जो है, ये बात नंबर 1 है, जिसके अनुसार मास जो है वो कितना पता था आपको, 12 ग्राम। अब मुझे कितने एटम की बात करनी है, एक एटम की। तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूंगा क्या, कि 1 एटम हैज मास, एक एटम के पास कितना मास हो जाएगा, 1 एटम हैज मास, एक एटम के पास कितना मास होगा, तो वो संख्या जो है वो यहाँ पे किस में आ जाएगी, डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये 12/6.022 10⁻23, और ये जो आंसर है दिया वो किस में आ रहा होगा, ग्राम में आ रहा होगा। ठीक है, कि इतने सारे एटम्स हैं, एक मोल के पास जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम। मुझे बात करनी है एक एटम की, लिखा हुआ है ना डेफिनेशन में, एटम लिखा हुआ, कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 के एक एटम का मास,
एक एटम का मास जो है वो कितना हो जाएगा, इतने सारों का इतना था, एक की बताएंगे तो ये वैल्यू कहां चली जाती है, डिवाइड में। ये तो बचपन से सीख रखी तुमने बात। अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट बताता हूं तो वो तीसरे नंबर का काम। ये बात नंबर 1 थी, ये बात नंबर क्या होगी 2, और बात नंबर 3 क्या है कि जो एक कार्बन एटम 12 का मास है उसको क्या कर दो 1/12। एटॉमिक मास यूनिट क्या होगी 1/12 कर दीजिए, किसका, इस वाले मास का। ये मास कितना है 12 डिवाइडेड बाई 6.022 और 10⁻⁴ कितना 23। ये काम जो है ना वो हमने करना है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि डाटा जो है वो हमारे पास क्या है, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का मतलब क्या है, एक मोल, एक मोल का मास कितना बनेगा 12 ग्राम। एक मोल का मतलब क्या होता है, इतने सारे एटम्स। इतने एटम्स का मास कितना 12 ग्राम। मुझे कितने के लिए बात करनी है, एक एटम की। एक एटम का बताऊंगा तो ये जो मल्टीप्लाई में था वो कहां चला जाएगा, और अब क्या करना है, जो एक एटम का मास है उसका क्या कर दो 1/12। तो यहाँ पे हर्ष क्या हो जाएगा 12 से 12 गया। इस वैल्यू को मेरा भाई अगर सोल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा 1.67 और 10⁻⁴ कितना -24, और ये आंसर किस में है, ग्राम में है। और अगर मैं इसका किलोग्राम बनाऊंगा तो 1000 से और डिवाइड करेंगे, और 1000 से और डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻27, और ये आंसर किस में आ जाएगा किलोग्राम में। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन जो पेंडिंग में है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। वर्ड क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। पूरा नहीं लिख के आता है, क्या वर्ड आता है, AMU लिख के आ जाता है। दूसरा नाम क्या हो सकता है, यूनिफाइड मास यूनिट। कार्बन 12 एटम का 1/12, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 क्या कहता है कि एक मोल के पास कितना मास होगा 12 ग्राम। एक मोल का मतलब क्या है, अवोगाड्रो नंबर एटम के पास कितना मास है 12 ग्राम। कितने की बात करनी है, एक एटम की। तो ये जो मल्टीप्लाई में वो कहां चला गया, डिवाइड में। मुझे क्या बताना है, AMU। तो जो ये आंसर है इसका क्या करना है 1/12, 12 से 12 गया 1 बाई दिस वैल्यू, और इसका उल्टा करा तो क्या बन गया 1.67 10⁻⁻24। ये आंसर तो किसमें है, ग्राम में। किलोग्राम में जाना है तो इसको 3 डिजिट और डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻27 हो जाएगा। जानते हो आप इस बात को। AMU जो है वो आपको समझ में आया है, आप इसको उतारना शुरू करें, कोई दिक्कत आ रही है पूछ। कि हमें एक बात पता चल गई है कि एटॉमिक मास यूनिट जो है सर वो किसके बराबर है, एटॉमिक मास यूनिट बराबर है 1.67 10⁻⁻24 है तो ग्राम है, और -27 है तो क्या है किलोग्राम है। ठीक है, करने का ये तरीका जो है वो मैंने बता दिया आपको कि भाई ये डिवीजन अगर नहीं आ रही है करनी कि 1/6.022 10⁻23, तो हम क्या करेंगे 23 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 में ये था तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ये डिवाइड वाला तो क्या बनाएगा 24 माइनस का, और 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग सी वैल्यू 1.67 बनेगी। ठीक, 1.6 पे भी छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। समझ आ गई ये बात। तो ये बात जो है वो हमें पता चल गई। मान लो हम कार्बन 14 लेते तो यहाँ पे क्या लिखते C14, यहाँ पे क्या कर देते 1/14, तो यहाँ 14 होता है, यहाँ 1/14 कट के दोबारा आंसर क्या जाता सेम जाता है। ठीक है जी, ये चीज हमें पता चल गई। अब अगला जो काम है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में हमारे बड़ा काम आ रहा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। सुनो बेटा ध्यान से, आवाज नहीं करेंगे भाई, ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे अब सवाल करवाऊंगा तो चीजें आपको आसान लगेंगी। सुने ध्यान से कि यू हैव टू फाइंड आउट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट से रिलेटेड कितनी एनर्जी होगी, और फिर हम चले जाएंगे कहां पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पे, क्योंकि ये एनर्जी वर्ड जो आ रहा है ना ये वहां पे कनेक्ट करेगा तुम्हें ले जाके। तो अगर मैं बात करता हूं तो एक एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी बतानी है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है, मान लो मैं 1.6 ही लिखूं तो 1.6 10⁻⁻ कितना माइनस का 27, और ये आंसर किस में है एटॉमिक मास यूनिट। नाम से पता चल रहा है मास की यूनिट है। तो ये जो वैल्यू है ये कितना लेना है, मास कितना लेके चलना है, मास लेके चलना है एक एटॉमिक मास यूनिट। और एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है वंश 1.6 10⁻⁻27 kg। एनर्जी बतानी है बेटा इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, एनर्जी का फॉर्मूला होता है mc का स्क्वायर। मास, मास कितना लेना है भाई 1.6 10⁻⁻ कितना माइनस का 27। सी स्पीड की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है पता होती है 3 × 10⁸8, और इसका क्या हो गया स्क्वायर हमारे पास। जानते हो आप इस बात को, क्योंकि हमें क्या पता है मास, और मुझे उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बतानी है एनर्जी। तो अगर मैं बात करूं तो मास से एनर्जी में जाने का फॉर्मूला क्या है E = mc²। मास जो है क्षिति वो ये वैल्यू है एटॉमिक मास यूनिट,
सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸8 और उसका क्या करना है आपने स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1.6 10⁻⁸ कितना माइनस का 27 3 का स्क्वायर कितना 9 और 10⁸8 का स्क्वायर 16 सही है। 9 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 14.4 1.6 इंटू 9 करूंगा तो 14.4 10 की पावर जो है बेटा वो कितना रह जाएगा माइनस का 11 रह जाएगा। मानते हो आप इस बात को। और एनर्जी है गौतम जी एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल होती है। इसको अगर थोड़ा सा ठीक करें तो ये वैल्यू जो एसी का क्या बन जाएगी बेटा 1.44 10⁻⁻ कितना माइनस का 10 और ये जो एसी का किस में आ गया जूल में। बेटा ये पॉइंट आगे भेजूंगा तो एक पावर जो है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। -11 में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10। समझते हो आप इतनी बात को। आपको करना क्या है चिराग आपको करना है एनर्जी बतानी है एक एटॉमिक मास यूनिट की। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 27। एनर्जी बतानी है मास से एनर्जी में कैसे जाते हैं दक्षित E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मास पता है सी पता है उसका क्या कर लिया स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 10 की पावर 8 का स्क्वायर 10 की पावर 16 बन गया। मल्टीप्लाई करी ये आंसर आया। इसमें एक पॉइंट को और शिफ्ट करा तो कितना बन गया ये। लेकिन जूल में थोड़ी चलेगी एनर्जी ये तो बहुत छोटी सी एनर्जी होती है और बहुत छोटी एनर्जी को जो हम मापते हैं वो किस में मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये थोड़ी सी ज्यादा है तो इस एनर्जी को जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे किस में 1.44 10⁻⁻10। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना होता तो 1.6 10 की पावर माइनस का 19 करते इससे डिवाइड करते तो ये आंसर किस में जाता इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 19 और 10 में तो ज्यादा डिफरेंस है तो हम इसको आंसर को किस में ले जाते हैं। मान लो मैं इस आंसर को ले जाता हूं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1.44 10 की पावर कितना हो गया माइनस का 10 मेगा। मेगा का क्या मतलब है 6 पावर और बढ़ जाएंगी इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -13 और ये आंसर किस में आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा का मतलब क्या है 6 डिजिट जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो 19 में 6 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 13 और इस वैल्यू को जब आप सोल्व करते हैं तो सर ये आंसर आ जाता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है काम जो हमने क्या करना है कि जो आंसर आएगा मतलब कि इसको सोल्व करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट पता है और जाना किस में है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 931.5 से क्योंकि एक एटॉमिक मास यूनिट के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कितनी है 931.5 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। जानते हो आप इस बात को। ये काम जो है ना वो हमने करना है। तो हेडिंग डालेंगे एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू रखी जाना कहां है एनर्जी में। एनर्जी किसके बराबर है mc स्क्वायर। मास रखा सी रखा आंसर किस में आया जूल में। जूल में आंसर बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएंगे तो 10 की पावर 9 बहुत बड़ा चला जाएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों गए ताकि इसके कंपैरिजन में आंसर जो है वो बन सके। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या बन गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काम जो है ना वो हमने करना होता है। ठीक ठीक है। वैसे एक्चुअल में अगर हम बात करें तो हमारी ये वैल्यू जो है वो कितनी है 1.67 है। उसके कोरस्पॉन्डिंग ये आंसर थोड़े थोड़े से क्या होंगे चेंज और यहाँ पे भी 1.67 करेंगे तो ये आंसर थोड़ा सा क्या हो जाएगा। ठीक है मतलब ये वैल्यू जो है 1.44 की बजाय हल्की सी क्या रहेगी ज्यादा क्योंकि एक्चुअल में अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा 1.67 करूंगा तो वो आंसर कंपैरेटिवली सोल्व करना क्या हो जाता मुश्किल। इस वजह से मैंने क्या कर दिया सिंपल इससे एग्जैक्ट आंसर जो जाएगा वो कितना होगा 931.5। आप ऐसे कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। ये काम हमने कर लिया तो अब इसके बेसिस पे हम मास डिफेक्ट का एक न्यूमेरिकल जो है वो लगा रहे होंगे। मास डिफेक्ट का आंसर किस में आएगा एटॉमिक मास यूनिट में और उससे एनर्जी में अगर जाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5। एक बेसिक सा सवाल जो है लगा रहा हूं उससे पहले एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या करना है हमने पैकिंग फ्रैक्शन डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा होता है जो कल हमने क्या पढ़ा था मास डिफेक्ट और डिवाइडेड बाई कितना मास नंबर डेल्टा m डिवाइडेड बाई a। हेडिंग डालें पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर लिखना शुरू करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर लिखें पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज its mass defect per nucleon is its mass defect per nucleon। ये फॉर्मूला लिख दो
और इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन जो है वो हमने लगाना है। बोलूं? लिखें, क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV। गिवन मास जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है, सुनो भाई ध्यान से। मास ऑफ प्रोटॉन, बेसिक सा ही एक सवाल लगवा रहा हूं, ये वैल्यू दे रखी है आपको 1.007825 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है, 1.007825 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 1.008665 AMU। ये मास किसका है, न्यूट्रॉन का मास है। और मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो गिवन है 4.002800 AMU। सुनो भाई ध्यान से, ये काम जो है ना वो आपको गिवन है, आपको इसकी क्या बतानी है, बाइंडिंग एनर्जी जो है ना वो आपने डिफाइन करनी है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या कुछ होगी, ये काम आपने करना है। अब मैंने आपको क्या बताया कि बाइंडिंग एनर्जी का कारण कौन होता है, मास डिफेक्ट। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, मास डिफेक्ट, और वहां से क्या निकालनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी। किसके बारे में बात हो रही है, अल्फा के। अल्फा क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियाई है। अल्फा कौन है, हीलियम का न्यूक्लियाई, जो क्या होता है 2He4। जो पैरों में पड़ा है वो क्या होता है, जेड। और जेड किसका नंबर होता है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का नंबर जो है वो क्या कहलाता है, जेड कहलाता है। ए माइनस जेड करता हूं, ये नंबर क्या है, ए। और ए माइनस जेड जो है वो किसकी संख्या होती है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन भी कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। तो ये जो है ये कितने हैं, ये वैल्यू जो है, प्रोटॉन कितने दे रखे हैं, 2। और न्यूट्रॉन जो है वो भी कितने दे रखे हैं, 2। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे कि काम जो है वो हमने क्या करना है, अल्फा पार्टिकल की बात करनी है। अब अल्फा पार्टिकल पता हो पहले तो कि अल्फा पार्टिकल होता कौन है। अल्फा पार्टिकल कौन होता है, हीलियम का न्यूक्लियाई। हीलियम जो है वो क्या होता है 2He4। जो पैरों में पड़ा वो कौन है, प्रोटॉन की संख्या। और जो दोनों का डिफरेंस है वो किसकी संख्या, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने, 2। और न्यूट्रॉन कितने, 2। न्यूक्लियस जो है वो कितने होते हैं, एक ही होता है न्यूक्लियस तो, ठीक है। तो काम जब अब आपने क्या करना है, मैंने क्या बताया था, अलग से किसको माप लो, प्रोटॉन। अलग से किसको माप लो, न्यूट्रॉन। और माइनस किसको कर दो, न्यूक्लियस को। वो क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है। जानते हो आप इस बात को। तो इन दोनों का मास जो है अगर मैं लिखना चाहूं तो काम जब हमने क्या करना है, डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या होता है हमारे पास कि भाई जेड, जेड किसकी संख्या है, प्रोटॉन की, मल्टीप्लाई बाई कितना, MP। कल लिखवाया था ये। प्लस ए माइनस जेड वो किसकी संख्या है, न्यूट्रॉन की, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन। और एक जो है वो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को इसमें से क्या करवा दिया था, माइनस। यही तो बताया था कल। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, बाकी और सारा डाटा आसान है। कि आपको मास डिफेक्ट बताना है, ये मास सारा किसका है, प्रोटॉन का। वो किसका है, न्यूट्रॉन का। और वो किसका है, न्यूक्लियस का। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को इकट्ठा कर दो, न्यूक्लियस को क्या कर दो, माइनस कर दो। प्रोटॉन कितने हैं, 2। एक प्रोटॉन का मास कितना, 1.00, ये याद भी रख सकते हैं, हालांकि बोर्ड इनको खुद से देगा तुम्हें। 1.007825 प्लस ए माइनस जेड भी कितना है, 2। और न्यूट्रॉन का मास जो है सर वो कितना है, 1.008665। ये जो किसका हो गया, न्यूट्रॉन का। माइनस किसको करना है, न्यूक्लियस को। मतलब कि थोड़ा सा ये पॉइंटों वाला सिस्टम जो है वो बड़ा आपको लग सकता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं भाई। 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन के मास से क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का मास, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का मास। और न्यूक्लियस तो एक ही होता है, तो उसको सिंपली क्या कर दिया, माइनस आपने कर दिया। ये काम आपने कर लिया। इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पे हो। ये 0 5 कितना हो जाएगा, 6। फिर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 00 और फिर 2। सही है, कैलकुलेशन में गलती है तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो। प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, दोबारा से 3। फिर कितना हो जाएगा, 16 17 बन जाएगा। 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही है ये बात भी। माइनस किसको करना है, 4.002800। जानते हो आप इस बात को। हमने क्या करा था, अलग से प्रोटॉन्स का मास लिया था, अलग से न्यूट्रॉन का, दोनों को इकट्ठा करा था, न्यूक्लियस को क्या कर दिया था, माइनस। आंसर वैसे देखें तो कितना आना चाहिए था, 0। लेकिन आंसर 0 नहीं आता है, क्योंकि कुछ मास क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता है, जिसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ऐड करो भाई। 2 पॉइंट, अच्छा ये जो है यहाँ पे क्या बनेगा, बिल्कुल सही बात है भाई।
बहुत बढ़िया, शाबाश। तो काम जो वो आपने क्या करना है, ये 0, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 6 3 9, 5 और 7 12, 13, ये 0 2 और 4 बन गया, सही है। देख लो भाई, नीचे से ज्यादा बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ओके रिपोर्ट है, और जुड़ गया। माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट, पक्की बात है, सही है ये आंसर, 002800। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूं बाई चांस जैसे वो हमसे गलती होगी थी, तो ये डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आता है, और वो नेगेटिव होगा नहीं, तो इसका मतलब पहले हमने कुछ ना कुछ गलती करी होगी। ठीक है, मान लो जैसे अभी तो ये पता चल गया था हमें साथ के साथ कि यहाँ पे कितना आना चाहिए 1, बाई चांस ये 1 मैं ना लिखता तो यहाँ पे कितना आता है, ये 2, तो इसकी वजह से ये जो आंसर है बाई चांस नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब तुम कहीं गलत हो। चलो जी, 0 ही रह जाएगी ये तो, 8 में से 0 गई 8, बहुत तरीके से माइनस करो भाई, 9 में से 8 गए 1, वहां कितना है 2, और यहाँ पे 0 ही बन जाएगी ये तो, फिर क्या बनेगा 3, फिर क्या आ जाएगी 0, और ये कितना हो गया 0, और ये आंसर किस में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में। ये तो क्या आया है सर, मास डिफेक्ट। मतलब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बड़ी लग सकती है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत बेसिक सा उठाया, 2 से गुणा करवाइए। मान लो ये 17 और 18 से गुणा हो जाती तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं बनती, वैसे तुम कर लेते, पर पता है तुम्हें करना क्या है। चलो जी, ये मास डिफेक्ट पता चल गया। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बनाना कोई बड़ी डील नहीं है, उसके लिए तो सिंपल क्या करना है, डेल्टा एम की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 931.5 से, और ये सीधा आंसर किस में चला जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये सीख लिया ना तुमने कि भाई एटॉमिक मास यूनिट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जाते हैं, 931.5 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। कहां सीखा तुमने, ये सीख रखा। ठीक है भाई, कि एक एटॉमिक मास यूनिट इसके बराबर है, तो जितने भी हैं उससे क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब ये गुणा तुम करके दिखाओ मुझे, 0.0301800 इंटू में कितना 931.5, एक ही 0 है, मतलब कि 1 0 2 0, बात तो एक ही है। हाँ चलो जी, ये आंसर जब हम सोल्व करेंगे तो ये आंसर किस में चला जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ पाई हो आप बात को, मतलब कि ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा जो कारण है वो ये कि भाई एटॉमिक मास यूनिट को तुम तो क्या कहने लगे थे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करनी है, सीधी किससे गुणा करो, 931.5 से। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एटॉमिक मास यूनिट इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट का भी पता चल गया कि प्रोटॉन्स का मास ले लो, न्यूट्रॉन का मास ले लो, और न्यूक्लियस को क्या कर दो माइनस, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में, और उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर भेजना है तो किससे गुणा कर दो, 931.5 से। समझ आ गई ये बात, कल जो है इसको हम खत्म करेंगे, आज पहले इसको उतारो, करें बेटा, शाबाश। कोई भी दिक्कत है तो उसको पूछेंगे। ठीक है, क्या पढ़ने चले हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो मैंने बताया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने वाला जो फोर्स है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। जब आपने 11th में एंट्री ली तो कितने फोर्स पढ़े, 4। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट है, सबसे कमजोर वाले कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे स्ट्रोंगेस्ट जो है वो आज पढ़ रहे हैं, जिनका नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखते हैं। न्यूक्लियॉन्स में दोनों आगे, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी होंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होंगे। सेम टाइप के में भी होंगे और डिफरेंट में। सेम में कौन का, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और डिफरेंट में कौन आ जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये थ्योरेटिकल काम जो है वो हमने और करना है। तो नंबर 1 लिखें, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रोंगेस्ट इंटरेक्शन, nuclear force is the strongest interaction known in nature, known in nature। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबसे कमजोर से, उसके बाद जो है वो कौन से आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, वो कैसे हैं इनके कंपैरिजन में ज्यादा, और फिर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने करना है। अगली जो बात है वो हम इनकी क्या डिफाइन करते हैं, रेंज डिफाइन कर रहे होते हैं, कि अगर मैं बात करना चाहूं, वैसे भी अगर आप अंदाजे के तौर पे काम करना चाहें तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स रेशियो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेशियो कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स, तो ये रेशियो जाएगा 1:10⁻36 रेशियो 10⁻38। मतलब कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्स से भी क्या होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं। सबसे कमजोर कौन है,
ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत कमजोर से फोर्स हैं, ठीक है। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लेना है, डन है ये बात। उसके बाद लिखें, जैसे आपने कौन से पढ़े हैं ग्रेविटेशनल वाले, उनकी रेंज क्या होती है ज्यादा, वो कैसे फोर्स हैं, लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का क्या मतलब है, कहां तो सूरज है कहां अर्थ है, 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है फिर भी फोर्स लग रहा है, उसका नाम क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एटॉमिक लेवल पे लग के रह जाते हैं, वो कैसे हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, लंबे डिस्टेंस पे भी अवेलेबल होंगे। हम यहां हैं, कोई अंटार्कटिका पे अवेलेबल है तो उसके और हमारे बीच में क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। रेंज क्या है, ज्यादा है। रेंज का मतलब क्या होता है, लंबे डिस्टेंस पे लगेंगे, ये वाले लंबे डिस्टेंस पे नहीं लगते हैं। ये किस पे लगते हैं, तो इनको लिख लो, दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये कैसे हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब जानते हो कि इनके लगने का जो डिस्टेंस है वो किस में रहता है, दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस operates only a short distance of, operates only for short distance of, for short distance of 2.3 फर्मी। 2.3 फर्मी, फर्मी का मतलब जानते हो 10 की पावर -15, बहुत छोटे डिस्टेंस पे ये एप्लीकेबल होते हैं। ये काम जो है ना वो हमने करना है। अब अगर मैं बात करूं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने यहां पे करनी है, और चीजें जो है वो आप खत्म भी कर सकते हैं इसके साथ ही, कि अगर मैं बात करूं एक छोटी सी चीज आपने समझनी है, यहां पे लिखनी है हमने पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और यहां पे लिखना है हमने डिस्टेंस, कि न्यूक्लियर फोर्सेस का पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का अगर ग्राफ मैं बनाता हूं तो ये ग्राफ कुछ कैसे जाता है, सुनो भाई ध्यान से। ये पोटेंशियल एनर्जी रैपिडली डिक्रीज करती है और फिर जो है वो ये इस तरीके से क्या करती है, इंक्रीज। ये ग्राफ पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाया गया, रुक जाओ अभी। यहां पे जो है ये पहले क्या कर रही है, डिक्रीज। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को जहां से देखो बिहेवियर चेंज कहां से हो रहा है, पहले ये क्या कर रहा था, डिक्रीज, और फिर ये क्या कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है इसको नाम दिया जाता है आर नोट। क्या नाम दिया गया है, ये क्या कर रही है, रैपिडली डिक्रीज कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी रैपिडली क्या कर रही है, डिक्रीज, और यहां पे जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एक ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है आर नोट। दो काम हम कर रहे होंगे गौतम जी, एक तो क्या होगा आर लेस देन आर नोट के लिए, और एक काम क्या करेंगे आर ग्रेटर देन आर नोट के लिए। न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी और आर का ग्राफ बनाया गया, ये पहले क्या करता है, डिक्रीज। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से आपको याद करना है, पहले ये डिक्रीज कर रहा है फिर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज। बस ये दो बात लिख लो, डिक्रीज में क्या होता है और इंक्रीज में क्या होता है। इसके बारे में चर्चा जो है ना वो हम कर रहे होंगे, कि काम जो है वो हमने क्या करना है, सुने भी ध्यान से। ये ग्राफ बनाएं, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी बात करी गई और ये डिस्टेंस जो है इसकी बात करी गई। ये आर नोट जो है लगभग सा कितना होता है, 0.8 फर्मी डिस्टेंस है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी किस में होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है, ठीक है। तो आर जो है इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं, जब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज, उस समय का फोर्स बताना है, और एक बार जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज, उस तरह का फोर्स बताना है। तो ये जो है ये शो करता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कैसा है, रिपल्सिव नेचर है, और यहां पे जो है न्यूक्लियर फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। इस बात को अगर मैं समझाना चाहूं तो 1 मिनट में आप समझ सकते हैं, सुनो ध्यान से। फोर्स का ना फॉर्मूला है, पहले बोर्ड पे ध्यान दो, उतार के बस जाना ही है तुमने। फोर्स क्या है, माइनस का डी यू डिवाइडेड बाई डी आर, ये फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स का। ये हमने कहां जाना है, 11th क्लास में जाना है, ठीक है। 11th में फोर्स जाना है माइनस का डी यू बाई डी आर। गौर करें इस बात पे, माइनस की जगह तो माइनस है ही। पहले वाले रीजन में फोर्स क्या कर रहा है, डिक्रीज। मैंने क्या बताया था आपको, फ्लाईओवर पे नीचे उतर रहे हो तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और ऊपर चढ़ रहे हो तो स्लोप कैसा है, नीचे उतर रहे हो तो स्लोप कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो फोर्स कैसा आ गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव किस चीज को शो करता है, रिपल्सिव को, सही है। पॉजिटिव फोर्स जो है वो रिपल्सिव को। यहां पे बात करूंगा इस वाले रीजन में, तो फोर्स का दोबारा फॉर्मूला क्या है, माइनस का डी यू बाई डी आर। तो माइनस की जगह तो माइनस ही है। तनिष्क अब आप क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर रहे हो, तो स्लोप कैसा है मेरे भाई, और फोर्स नेगेटिव जो है वो किस चीज को शो करता है, अट्रैक्टिव को। तो हमने क्या जाना है कि हमारे जो न्यूक्लियर फोर्स हैं, पहली बात तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, रेंज बहुत छोटी है, फर्मी के ऑर्डर पे लगते हैं, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये रिपल्सिव भी हैं और ये कैसे हैं,
अट्रैक्टिव भी हैं। इससे ज्यादा डिस्टेंस है तो अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और उससे कम डिस्टेंस अगर है तो कैसे होते हैं, रिपल्सिव। बनाए इस काम को जल्दी। वो डिस्टेंस का फंक्शन है। ठीक है, और एक बात जो आप हर बार जानते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो कैसे थे, सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब क्या है, जो लाइन उनके सेंटर को क्या करती है, ज्वाइन। ये कैसे होते हैं, नॉन सेंट्रल। ये बात और लिख लो, नॉन सेंट्रल इन